हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आने वाले यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स जैसे कि वीडियो वीपीडीओ सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों तथा आने वाले समय पे जो आपके पटवारी भर्ती आने वाली है, पुलिस भर्ती आने वाली है, पुलिस एसआई भर्ती आने वाली है, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इससे पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि 15 से 16 मार्च को यूके ट्रिपल एससी के द्वारा वैयक्तिक सहायक या अशुलिपिक का ऑनलाइन एग्जाम पेपर कराया गया था, जिसमें लगभग हर शिफ्ट में उत्तराखंड के 4 से 5 करंट अफेयर्स पूछे गए थे। इसलिए आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलने हैं। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन एटलीस्ट इतनी मेहनत जरूर कर लेनी है कि ये 4 से 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर लें। और ये 4 से 5 क्वेश्चन आप आसानी से तब कर सकते हैं जब आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। देखिए, अभी मैं आपको मार्च मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड का नया मंत्रिमंडल पढ़ा चुका हूँ, जो कि अभी नई कैबिनेट बनी हुई है। वो वीडियो हमारी उत्तराखंड की, आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट पे एक हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड करंट अफेयर्स के नाम से। यहाँ पर आपको 2019 से लेकर के अभी तक के सभी करंट अफेयर्स पर मंथ बाय वीडियोज मिल जाएंगे। वो सारे करंट अफेयर्स की वीडियोज आपको देखनी है और कॉपी में नोट करना है। उससे दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होगी और उत्तराखंड का करंट अफेयर भी तैयार होगा। ठीक है, तो मार्च से पहले फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर सभी मंथ के करंट अफेयर्स अपलोड किए गए। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैयक्तिक सहायक में जितनी भी मैंने करंट अफेयर्स की वीडियोज आपको प्रोवाइड कराई थी, वहां से काफी सारे प्रश्न आपको देखने को मिले थे। बाकी दोस्तों करंट अफेयर्स उत्तराखंड का कहां से कहां तक आएगा ये नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी 2015 का भी पूछ देता है, कभी कभी 2019 का भी पूछ देगा। तो 2015 से लेकर के 2019 तक के सारे करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे, जो कि एक टाइम बाद वो आपके स्टैटिक जीके का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च महीने के करंट अफेयर्स को। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपने दोस्तों के साथ में हमारे इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महोत्सव के लिए नैनीताल की कौन सी बाल फिल्म चयनित की गई है। तो नैनीताल में दोस्तों एक बाल फिल्म बनी थी, इन इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग। इंपोर्टेंट है क्या, इन इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग मूवी, जो कि राष्ट्रीय महोत्सव के लिए बाल फिल्म हेतु चयनित की गई है। याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय महोत्सव के लिए बाल फिल्म, कौन सी बाल फिल्म चयनित की गई है, तो इन इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग। और कहां बनी थी ये बाल फिल्म, ये बनी थी नैनीताल में। इंपोर्टेंट है। दूसरा हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा घरों, दुकानों, कार्यालयों, अस्पतालों, लैब चाइल्ड केयर सेंटरों, नर्सरी स्कूलों और प्ले ग्रुप स्कूल से संबंधित अवैध निर्माण को वैध करने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है। तो एक योजना लागू की गई है, एक बार समाधान योजना, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट योजना, जो कि 2012 के सर्किल रेट पर कंपाउंडिंग के आधार पर जारी की जाएगी। तो याद रखना है आपको कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अवैध निर्माण को वैध करने हेतु कौन सी योजना लागू की गई है, तो एक बार समाधान योजना लागू की गई है, जिसे हम कहते हैं क्या, वन टाइम सेटलमेंट योजना। और तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको। ठीक है, अगला भी इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है कि एक बार समाधान योजना का संबंध किससे है, तो अवैध निर्माण को वैध करने से इसका संबंध है। यहीं से एक प्रश्न और बन सकता है कि एक बार समाधान योजना की सर्किल रेट कंपाउंडिंग किस आधार पर की जा रही है, तो 2012 के आधार पर की जा रही है। इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र कहां बनाया गया है। तो देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर या वन चिकित्सा केंद्र दोस्तों रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र कहां बनाया गया है, रानीखेत अल्मोड़ा में। देखिए दोस्तों, इनके बारे में बताने को काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं। आप बस जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इतने क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के वो आप आसानी से कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक 2 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है। तो रानीखेत अल्मोड़ा में ही दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक 2 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो, रानीखेत से आपको दो क्वेश्चन आप याद रखने हैं, एक
फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया गया है? रानीखेत में। और दूसरा कि डस्टलिक 2 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? रानीखेत में। अब यहीं से आपको ये प्रश्न थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के भी पूछ दिया जाएगा कि हाल ही में रानीखेत में आयोजित भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुए युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? तो उसका नाम है क्या? डस्टलिक 2 युद्ध अभ्यास। या प्रश्न पूछ देगा कि रानीखेत अल्मोड़ा में आयोजित डस्टलिक 2 युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य आयोजित हुआ था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में आयोजित हुआ था। देखिए प्रश्न एक है, लेकिन इस प्रश्न को पूछने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं, इसलिए आपको ध्यान से ये चीजें करते हुए चलनी है। और 10 मार्च 2021 को इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य रानीखेत अल्मोड़ा में। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी कहाँ है? रानीखेत में ही स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन दोस्तों ऋषिकेश में किया गया और ऋषिकेश को ही योग नगरी के माध्यम से भी योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? ऋषिकेश में। याद रखना है आपको, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है भी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव या इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2021 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ऋषिकेश में। अगला प्रश्न, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना है? इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड भारत का 17वां राज्य बन गया। कौन सा दोस्तों? 17वां राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया क्या? उत्तराखंड। यानी कि पहले कहते थे ना कि पिता की जायदाद सिर्फ पुत्र की होती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला प्रथम राज्य बन गया है। और ये महिलाओं को संपत्ति का अधिकार उत्तराखंड सरकार द्वारा कब दिया गया? तो फरवरी यानी कि 21 से 22 फरवरी 2021 में। 21 से 22 फरवरी 2021। इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की घोषणा की गई थी और देश का पहला राज्य बन गया है महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला क्या? हमारा राज्य उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे पुलिस ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं होते हुए भी गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया? तो भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक, जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष है, पहले कैबिनेट मंत्री थे, इन्हें हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मुद्दा अभी हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसे पुलिस ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं होते हुए भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया था? तो थे भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक जी को। और गार्ड ऑफ ऑनर किस किसको दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है, मुख्यमंत्री को दिया जाता है और कैबिनेट मंत्रियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन क्या किसी भी सामान्य नेता को या विधायक को या फिर भाजपा अध्यक्ष या नॉर्मली कोई भी अध्यक्ष है, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष है, उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। याद रखना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी हारेगा देश जीतेगा ब्रांड अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हमारे पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रीतम भरतवाण जी, जिन्हें उत्तराखंड में जागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न यहां से बनता है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी देश जीतेगा टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और उत्तराखंड में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का लक्ष्य कब तक रखा गया है, या क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक रखा गया है? उत्तराखंड में 2024 तक रखा गया है। ठीक है। उत्तराखंड में 2024 तक रखा गया है। और जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी हैं। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि प्रीतम भरतवाण जी को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? थोड़ा सा दोस्तों मेरा गला बैठा हुआ है, इस वजह से आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करते हुए चलिएगा। और आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आजकल आप जो टेस्ट सीरीज है वो क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों मेरा गला खराब हुआ है, बोलने में काफी दिक्कत हो रही है। जैसे ही गला सही हो जाएगा आपकी वो सीरीज फिर कंटिन्यू कर दी जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की लोक संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने हेतु राज्य का सबसे बड़ा एप्पल एम्पोरियम कहाँ बनाया जाएगा?
तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने हेतु राज्य का सबसे बड़ा ऐपण एम्पोरियम बनाया जाएगा। कहां पे दोस्तों? देहरादून में। याद रखना है आपको। और एक बार एग्जाम में प्रश्न ऐपण से भी पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा गया था कि ऐपण किस प्रकार का चित्र है, ठीक है। तो ऐपण क्या था? भूमिगत चित्र, मतलब जो भूमि पर लिखने वाला चित्र था, या फिर भित्ति चित्र था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे ही आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऐपण क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि कुमाऊं और गढ़वाल में जो देहलियों पर अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? ऐपण। आजकल तो रेड कलर का पेंट लगा के उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट मतलब व्हाइट रंग से वो ऐपल डाले जाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में किससे डाले जाते थे? विस्वार से, ठीक है। विस्वार क्या होता था? आटे का घोल बनाया जाता था, गेरुआ मिट्टी से पहले लिपा जाता था नीचे, उसके बाद आटे का घोल बना के वो ऐपण बनाए जाते थे। अब यहीं से एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि ऐपण की शुरुआत उत्तराखंड में किसके द्वारा की गई थी, यानी कि ऐपण कला की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो चंद वंश के राजा सोमचंद को दोस्तों ऐपण कला की शुरुआत जाता है, यानी कि ऐपण कला को शुरू करने का श्रेय किसको आता है? चंद राजवंश के राजा सोमचंद को जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। और लोक संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने के लिए ऐपल एम्पोरियम या राज्य का सबसे बड़ा ऐपल एम्पोरियम कहां बनाया गया है या जाएगा? तो देहरादून में। याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि गढ़वाल का द्वार कहे जाने वाले कोटद्वार का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कोटद्वार का नया नाम रख दिया गया क्या? कण्व नगरी, और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, ठीक है। और कण्व ऋषि की तपस्थली होने के कारण ही इसे कण्व नगरी नाम से आप जाना जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए कण्वाश्रम भी कहां स्थित है? कण्व ऋषि का आश्रम या कण्व ऋषि की तपस्थली के रूप में कण्वाश्रम को भी जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में कण्वाश्रम को हम चौका घाट नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मालिनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहां पे करी थी? इसी कण्वाश्रम में करी थी, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी हेतु कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यही कण्वाश्रम प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ किस जनपद में कण्वाश्रम पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। प्राचीन समय में क्या था दोस्तों? शिक्षा के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में जाना जाता है कण्वाश्रम को, और इसी के साथ साथ बद्रिक आश्रम को, ठीक है। महान सम्राट भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म भी कहां हुआ था? वह भी कण्वाश्रम में ही हुआ था। और इसी कण्वाश्रम के तर्ज पर दोस्तों कोटद्वार का नया नाम रख दिया गया क्या? कण्व नगरी। याद रखना आपको। और कोटद्वार कहां पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। और गढ़वाल के प्रवेश द्वार के रूप में भी कोटद्वार को ही जाना जाता है। वहीं कुमाऊं का प्रवेश द्वार क्या है? काठ गोदाम। याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न कि गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल कब घोषित किया गया था? खाली दोस्तों घोषणा हुई है, अभी तक बना नहीं है, क्योंकि काफी विवादित चल रहा है मुद्दा कि गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल कब घोषित किया गया था। तो 4 मार्च 2021 को जब हमारा विधानसभा सत्र चल रहा था गैरसैंण में दोस्तों, तो वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद इस घोषणा का इतना ज्यादा विरोध हुआ कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपने मुख्यमंत्री की सीट से इस्तीफा देना पड़ा, और वर्तमान में हमारे नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? तीरथ सिंह रावत जी। तो याद रखना आपको कि गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल कब घोषित किया गया था? तो घोषित किया गया 4 मार्च 2021 को। और वहीं गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। और वहीं गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल कब घोषित किया गया? 4 मार्च 2021 को। बना नहीं है दोस्तों, ओनली घोषणा हुई है, ठीक है। यानी कि अभी भी वर्तमान में उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही मंडल उपस्थित है। अब गैरसैंण को उत्तराखंड का तीसरा मंडल तो बनाने की घोषणा कर दी गई, तो इसमें कौन कौन से जिले डाले जा रहे हैं? तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग हमारे गैरसैंण में डाल दिए जा रहे हैं। देखिए अगर दोस्तों गैरसैंण मंडल बनता है तो इससे गैरसैंण का हालांकि विकास तो होगा, लेकिन अगर हम बात करें कुमाऊं की संस्कृति जहां से शुरू हुई है अल्मोड़ा, वो भी गैरसैंण में चले जाएगा। और गढ़वाल जिसलिए फेमस है पंचबद्री और पंचकेदार, क्योंकि चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों गैरसैंण में आ जा रहे हैं, तो गढ़वाल और कुमाऊं जिस मानस खंड और केदार खंड को हम प्राचीन काल से जानते हुए आ रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं तक वो विलुप्त हो जाएगा, और फिर एक गैरसैंण मंडल के रूप में चीजों को सामने रखा जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि केदार जो हमारा प्राचीन इतिहास है केदारखंड का, मानस खंड का, उसके अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं 2 ही मंडल उत्तराखंड में रहनी चाहिए। और अगर आपको गैरसैंण का विकास करना है तो गैरसैंण को निश्चित ही एक जिला बना दीजिए, तब भी उसका विकास हो सकता है, या इन पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये प्रश्न याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डेट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल्ली के बीच किस रेलगाड़ी को शुरू किया गया है? तो सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस,
3 मार्च 2021 को सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस को उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल्ली के बीच में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आपको, ठीक है। क्या सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस कहां से कहां तक? कोटद्वार से दिल्ली के बीच 3 मार्च 2021 को इस रेलगाड़ी को शुरू किया गया है। एक प्रश्न और है दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित कि हाल ही में उत्तराखंड के टनकपुर से दिल्ली के बीच किस रेलगाड़ी को शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के टनकपुर से दिल्ली के बीच में दोस्तों पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस को शुरू किया गया। और ये कब किया गया? तो 26 जनवरी 2021 को ये शुरू किया गया था। तो क्या टनकपुर से दिल्ली कौन सी दोस्तों? पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। याद रखना है दोस्तों, पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। पूर्णागिरि कहां पड़ता है? ये भी चंपावत जनपद में ही पड़ता है, ठीक है। और ये पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था? 26 फरवरी 2021 को। तो ये दोनों क्वेश्चन आप दोस्तों आपको याद रखने हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है? कोटद्वार से दिल्ली के बीच किस रेलगाड़ी को शुरू किया गया है? सिद्धवली जनशताब्दी। क्योंकि सिद्धवली मंदिर कहां है? सिद्धवली मंदिर कहां है बताओ? कोटद्वार में है ना, तो कोटद्वार से दिल्ली, ठीक है। इसी प्रकार से पूर्णागिरि मंदिर कहां है? चंपावत जनपद में है, टनकपुर से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो टनकपुर से दिल्ली के बीच में पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। जनशताब्दी दोनों में, एक्सप्रेस दोनों में है, लेकिन एक है पूर्णागिरि क्योंकि ये टनकपुर से दिल्ली चल रही है, और दूसरी है सिद्धवली जो कि कोटद्वार से दिल्ली चल रही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और व्यक्ति वाइज दोस्तों ये उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री हैं, जबकि कार्यकाल वाइज ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। इससे पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के कौन से 8वें मुख्यमंत्री थे व्यक्ति वाइज, और कार्यकाल वाइज थे 9वें, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों ये इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, कम से कम आधे घंटे की वो वीडियो है, जिसमें हमने बात की है उत्तराखंड की नए मंत्रिमंडल के बारे में। और ये नया मंत्रिमंडल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 से 2 या 2 से 3 प्रश्न आपको नया मंत्रिमंडल पक्का दिलवाएगा, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं। तो ये नए मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री के पास में कौन सा विभाग है, किस मंत्री का स्थान उसने लिया है, किस विधानसभा सीट से वो चयनित हुआ है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी कि भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा रेडॉन जियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी में दोस्तों भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है। इससे पहले ही बार्क के द्वारा देहरादून और कोटद्वार में भी भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में कहां स्थापित किया गया है? हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ ही आने वाले समय में कहां पर स्थापित किया जा रहा है या जाएगा? तो पिथौरागढ़ में। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा रेडॉन जियो स्टेशन कहां स्थापित किया गया हाल ही में? तो हल्द्वानी में किया गया है। इससे पहले कहां स्थापित किया गया था? देहरादून और कोटद्वार में स्थापित किया गया था, ठीक है। और आने वाले समय में कहां पे स्थापित किया जाएगा? पिथौरागढ़ में। तो प्रश्न आपसे थोड़ा सा अगर घुमा के पूछना चाहेगा कि निम्न में से किस स्थान पर बार्क द्वारा रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, याद होने के लिए आपको यह याद होना चाहिए कि क्या किया गया है। तो क्या क्या कहां किया गया है? हल्द्वानी में, देहरादून में, कोटद्वार में और पिथौरागढ़ में। यहां पर रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया बार्क के द्वारा। और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आएगा तो वहां पर आप मार सकते हैं कि नहीं किया गया। अगर 4 ऑप्शन देके पूछता है कि निम्न में से हाल ही में कहां पर किया गया है, तो हल्द्वानी में किया गया है, और भविष्य में कहां पर किया जाएगा? तो पिथौरागढ़ में किया जाएगा। याद रखना है दोस्तों, आपको ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय कहां बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान जो कि वर्तमान समय तक कहां है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। इसका मुख्यालय अब कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गैरसैंण में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अभी दोस्तों बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय कहां है? देहरादून, तो अभी तक के हिसाब से देहरादून सही है, लेकिन अगर भविष्य में परिवर्तित हो जाता है, देहरादून ऑप्शन में नहीं आता है, तो आप गैरसैंण को भी मार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक है उत्तराखंड भाषा संस्थान कहां है? देहरादून में वर्तमान में, और गैरसैंण में स्थापित करने की घोषणा की गई है किसके द्वारा? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। वहीं बात करें उत्तराखंड में बोली भाषा संस्थान कहां स्थित है? तो बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली में स्थित है। दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है, भाषा संस्थान है देहरादून और बोली भाषा संस्थान है चमोली गौचर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाए जाने के मिशन पर लगे उत्तराखंड के किस व्यक्ति को विश्व हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर दिवाकर भट्ट को दोस्तों हाल ही में विश्व हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखना दोस्तों कि
हाल ही में विश्व हिंदी रत्न सम्मान से किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया है या किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर दिवाकर भट्ट को सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाए जाने के लिए काफी मिशनों में कार्य किया है। इस कारण इन्हें विश्व हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनका मूल संबंध कहां से है? उत्तराखंड से है। दिवाकर भट्ट जी को वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और आधारशिला पत्रिका के संपादक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि हाल ही में विश्व हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित दिवाकर भट्ट निम्न में से किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आधारशिला पत्रिका के संपादक रहे हैं, याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी 20 सूत्री कार्यक्रम में या 20 सूत्री कार्यक्रम रैंकिंग में उत्तराखंड का सबसे अव्वल या प्रथम जिला कौन रहा है और सबसे फिसड्डी या सबसे अंतिम जिला कौन रहा है? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक 20 सूत्री कार्यक्रम रैंकिंग सूची जारी की गई, जिसके तहत उत्तराखंड राज्य का सबसे अव्वल जिला रहा है देहरादून और सबसे फिसड्डी जिला रहा है क्या? उधम सिंह नगर जिला। तो याद रखना आपको कि 20 सूत्री कार्यक्रम रैंकिंग में उत्तराखंड का प्रथम जिला कौन रहा है जिसने इस 20 सूत्री कार्यक्रम रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया? वो है देहरादून। और अंतिम स्थान किसने प्राप्त किया? उधम सिंह नगर ने। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला बात करते हैं, ये प्रश्न भी अच्छा है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का पहला सैंड रनिंग फिट कहां बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य का पहला सैंड रनिंग फिट बनाया जाएगा कहां पे? रुद्रपुर उधम सिंह नगर जनपद में। याद रखना आपको दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का पहला सैंड रनिंग फिट कहां? रुद्रपुर उधम सिंह नगर जनपद में बनाया जाएगा। सैंड यानी कि रेत, रनिंग फिट कहां? रुद्रपुर में, याद रखना है। अगला प्रश्न, सतबुंगा उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो सतबुंगा उद्यान दोस्तों हमारे नैनीताल जनपद में स्थित है। यहाँ पर अभी पेड़ काटने को लेकर काफी विवाद चला है, इसलिए आपसे इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सतबुंगा उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो ये नैनीताल जनपद में स्थित है और कार्बेट नेशनल पार्क के रेंज में यह आता है। अगला प्रश्न कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 2021-22 हेतु पेश बजट की राशि क्या है? ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में 2021-22 हेतु बजट पेश किया गया। कब? 4 मार्च 2021 को। कहां पे? गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार भी रखा हुआ था अपने पास में, उन्होंने इस बजट को पेश किया था। और इसके तहत 2021-22 हेतु बजट की राशि कितनी निर्धारित की गई है? 57,400 निर्धारित की गई है। अच्छा और इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पेश किया था एज अ वित्त मंत्री। लेकिन वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इससे पहले वो मंत्रिमंडल वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना भाई, वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी 2021-22 हेतु पेश बजट राशि कितनी है? 57,400। बजट किसने पेश किया इस बार का? वित्त मंत्री के रूप में हमारे जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बजट पेश किया था। कब? 4 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा वित्त मंत्री के तौर पर। याद रखना दोस्तों आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मरी होली का आयोजन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप जिंदा होली और मरी होली दोनों कर लीजिएगा कि जिंदा होली जो हमारी थारू जनजाति है ना दोस्तों, वो होली को दो प्रकार से मनाती है। एक मनाती है जिंदा होली के नाम से, एक मनाती है मरी होली के नाम से। तो इंपोर्टेंट है कि जिंदा होली या मरी होली का आयोजन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। और थारू जनजाति आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वह है थारू जनजाति। कहाँ निवास करती है मुख्यतः? यह उधम सिंह नगर जनपद में मुख्यतः निवास करती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है व्यक्तिक सहायक का, उसमें पूछा गया है कि वृक्षारोपण, वर्षा जल संरक्षण आदि के लिए कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड बजट 2020-21 में कितने धन का प्रावधान किया गया है? तो कैंपा योजना के तहत दोस्तों 215 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और कैंपा योजना में क्या क्या आता है आपका? वृक्षारोपण, वर्षा जल संरक्षण आदि के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया बजट में? 215 करोड़ का प्रावधान किया गया है। टोटल कितना प्रावधान किया गया था? 57,400 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बतौर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह बजट की राशि पेश की थी। इसमें से दोस्तों कैंपा योजना के तहत कितना बजट प्रावधान किया गया है? तो 215 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न ये आता है हमारा कि जो उत्तराखंड राज्य का बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या चीजें नई हुई हैं, क्या क्या चीजें पुरानी हुई हैं, किस चीज के लिए कितना धन आवंटित किया गया है, इस बारे में हम इस वीडियो की लास्ट में बात करेंगे। मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज में से आपको सारी चीजें नोट कर लेनी है
अगर एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे कम चांसेज है पूछने के, लेकिन दोस्तों फिर भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना आपको कि कैंपा योजना के तहत कितना 215 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और ये कैंपा परियोजना मेनली यहाँ पे कर सकते हैं कि वनों से संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वृक्षारोपण, वर्षा जल संरक्षण, ये किससे दोस्तों, तो वनों से या वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर के तहत दोस्तों ये हमारी कैंपा योजना काम करती है। या वनीकरण के संबंध में या वनों से संबंधित आप ये कह सकते हैं कि अगर कैंपा के फुल फॉर्म की बात करें तो वनीकरण कोष, इस टाइप से कोई इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, फिर भी आप लोग दोस्तों नोट डाउन, हाँ इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको कि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण। क्या है दोस्तों, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण कैंपा की फुल फॉर्म है। और इंग्लिश में दोस्तों अगर कैंपा की बात करें तो कंपनसेटरी एफोर्सेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी, ठीक है। और कैंपा क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का कोष है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी और क्षतिपूरक वनीकरण के प्रबंधन के लिए मुख्यतः इसकी स्थापना की गई थी। और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने वनीकरण के लिए राज्यों को कुछ कोष, जो वनीकरण का विकास नहीं हो पा रहा था, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसके तहत एक कोष निर्धारित करने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत फिर 2006 में दोस्तों क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण अधिनियम कैंपा एक्ट आया। और उसी कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड बजट 2020-21 में कितने का प्रावधान किया गया है, 215 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि वनीकरण का भी विकास हो सके, वन संसाधनों का विकास हो सके, वृक्षारोपण हो सके, वर्षा जल संरक्षण हो सके, या फिर वन्य जीव संरक्षण हो सके। जो काफी सारी चीजें फिर इसके अंतर्गत कवर अप होती है, ठीक है। तो याद रखना आपको एक कैंपा, ठीक है। अगला बात करते हैं, भरत मिलाप आश्रम के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये थे राम कृपालु दास जी। मिलाप आश्रम जो कि कहाँ है, हरिद्वार में स्थित है, इसके संस्थापक थे। इसके जिनका हाल ही में निधन हुआ है कौन, राम कृपालु दास जी। अगला क्वेश्चन कि झंडा मेला या झंडे जी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो देहरादून में होता है। आपको पता ही है कि हाल ही में इस यहाँ पे देहरादून में झंडा मेले का आयोजन भी किया गया है। अगला प्रश्न कि ऑपरेशनल गाइडलाइन का संबंध किससे है, तो पिरूल की उपलब्धता को लेकर दोस्तों ऑपरेशनल गाइडलाइन का संबंध है। पिरूल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। और पिरूल चीड़ के पेड़ से ही दोस्तों क्या लीसा भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और पिरूल के बारे में तो एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि किससे प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से, ठीक है। और ऑपरेशन गाइडलाइन किसके संबंध में जारी की गई है, पिरूल के संबंध में ही ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की गई है। और दोस्तों पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए प्रथम जो प्लांट है वह कहाँ स्थापित किया गया उत्तराखंड में, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थापित किया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सॉरी किस, हाँ चलिए व्यक्ति कर लीजिए, वो है रेंजर महेंद्रा गिरी जी। कौन, रेंजर महेंद्रा गिरी जी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और वर्तमान में मोतीचूर रेंज देहरादून के अंतर्गत ये रेंजर पद पर कार्यरत हैं। और यह अवार्ड प्राप्त करने वाली एशिया के एकमात्र विजेता भी है कौन, रेंजर महेंद्रा गिरी जी। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो रेंजर महेंद्रा गिरी को सम्मानित किया गया है। कहाँ पे पोस्टेड है अभी, मोतीचूर रेंज देहरादून में। इन्होंने दोस्तों वनों से संबंधित या जो उनकी रेंज थी उससे संबंधित काफी सारे कार्य किए, वहां पे उनके बढ़ावा देने के लिए या अलग अलग प्रोजेक्ट निकाले, इसलिए रेंजर महेंद्रा गिरी जी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न आपसे भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के एकमात्र विजेता कौन है, वो है रेंजर महेंद्रा गिरी जी। मोतीचूर रेंज जो कि देहरादून के अंतर्गत आती है, वहां पर ये कार्यरत है। अगला प्रश्न कि फरवरी में आयोजित स्टार्टअप ग्रैंड फिनाले में प्रथम विजेता कौन रही थी, तो ममता जोशी जी जो कि अल्मोड़ा से संबंधित है, यह स्टार्टअप ग्रैंड फिनाले में प्रथम विजेता रही थी, ठीक है। और इन्होंने कौन सा स्टार्टअप शुरू किया था, टेक्सटाइल का स्टार्टअप था इनका। और टोटल जो स्टार्टअप फिनाले था उसमें टोटल कितने विजेता है, तो 12 विजेता है, जिसमें प्रथम कौन है, वह है ममता जोशी जी अल्मोड़ा की, ठीक है। प्रश्न आपसे बन सकता है कि अल्मोड़ा की ममता जोशी जी जिन्होंने टेक्सटाइल स्टार्टअप में स्टार्टअप ग्रैंड फिनाले में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, कहां से संबंधित है, तो अल्मोड़ा से। याद रखना आपको। अगला प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गांव से पलायन को रोकने के उद्देश्य से किसके गठन के मंजूरी दी है, तो प्रकोष्ठ, एक दोस्तों प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी दी है। याद रखना आपको, क्या
आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकोष्ठ का संबंध किससे है, तो गांव से पलायन को रोकने के लिए उद्देश्य से एक नए विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसे कहते हैं क्या, प्रकोष्ठ विभाग। और किसने किया ये क्या है दोस्तों, हमारे किसने, तीरथ सिंह रावत जी ने। याद रखना है आपको कि गांव से पलायन रोकने के उद्देश्य से किस के गठन को मंजूरी दी गई है, तो प्रकोष्ठ विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसमें मुख्यतः 4 सदस्य भी होंगे जो कि गांव से पलायन रोकने के लिए कोशिशें करेंगे या फिर कुछ योजनाएं बनाएंगे जिससे कि हमारा पलायन रुक सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको प्रकोष्ठ। तो प्रकोष्ठ आपको याद है, जहां पे प्रकोष्ठ आया, पहुंच से प्रकोष्ठ, पहुंच से पलायन, तो प्रकोष्ठ का संबंध किससे होगा, पलायन से होगा। ठीक है, पलायन रोकने से। अगला प्रश्न कि उत्तराखंड में उपनल कर्मियों की समस्याओं के निराकरण हेतु कौन सी समिति बनाई गई है, तो ओम प्रकाश समिति बनाई गई है। ठीक है, देखिए अभी उपनल का काफी विवाद चल रहा है, परमानेंट करो, उपनल वाले हड़ताल में बैठ जाते हैं कि हमें परमानेंट करो, सरकार कह रही है कि उपनल वालों को निकालो, परमानेंट लाओ, ये सब कुछ काफी सारे विवाद है। इसीलिए दोस्तों हमारे वर्तमान में अभी मुख्य सचिव है ओम प्रकाश जी, उनके ही नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है ओम प्रकाश समिति, जो कि उपनल कर्मियों की समस्याओं के निराकरण हेतु बनाई गई है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 सुपर वुमेन अवार्ड से उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो उत्तराखंड की 24 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और उत्तराखंड की 24 महिलाओं को इसमें सुपर वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बर्ड वॉचिंग कैंप का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया है, तो उत्तराखंड में बर्ड वॉचिंग कैंप का आयोजन हरसिल उत्तरकाशी में किया गया है। ठीक है, हरसिल याद रखना आपको। ठीक है, हरसिल कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, और बर्ड वॉचिंग कैंप का आयोजन यहां पर किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि कोविड-19 के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से आम उपयोग की वस्तुओं को सैनिटाइज करने के लिए अनूठा स्टेरिलाइजेशन सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो स्टेरिलाइजेशन सिस्टम आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से जो कि आम उपयोग की वस्तुओं को सैनिटाइज करने हेतु यह स्टेरिलाइजेशन सिस्टम विकसित किया है किसने, आईआईटी रुड़की ने। अगला क्वेश्चन, जल ही जीवन आंदोलन के जनक कौन है, तो उत्तरकाशी के गांवों को दोस्तों जल ही जीवन आंदोलन के जनक के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जल संरक्षण हेतु काफी सारे कार्य किए हैं, चाल खाल बनाए हैं ताकि वर्षा जल का भी संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो प्रश्न उतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी नोट कर लीजिएगा कि जल ही जीवन आंदोलन के जनक के रूप में किस जनपद के गांवों को जाना जा रहा है, तो उत्तरकाशी के गांवों को जाना जा रहा है। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो अभी दोस्तों हाल ही में घोषणा हुई है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना आपको, ठीक है, कि आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो उत्तराखंड में की जाएगी, लेकिन उत्तराखंड के किस स्थान पर की जाएगी अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पर्यटन विभाग या उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पर्यटन से जुड़ी जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया गया है। ठीक है, तो सिंगल विंडो पोर्टल जारी किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज जी है, जिन्होंने पर्यटन से जुड़ी समस्त जानकारियों हेतु एक पोर्टल बनाया है, क्या, सिंगल विंडो पोर्टल। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि सिंगल विंडो पोर्टल का संबंध किससे है, तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने से है। यह प्रश्न आपसे बन सकता है कि सिंगल विंडो पोर्टल जो कि पर्यटन से संबंधित है किसके द्वारा जारी किया गया, तो पर्यटन विभाग या उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा जारी किया गया है। और वर्तमान में हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज जी हैं। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या, सिंगल विंडो पोर्टल जो कि पर्यटन से जुड़ी जानकारी हेतु एक पोर्टल बनाया गया है। अगला प्रश्न कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर नॉर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज यूपीईएस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज यूपीईएस को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर नॉर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर नॉर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज देहरादून को इससे सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुधांशु बिष्ट का संबंध किस खेल से है, जिनका हाल ही में जूनियर भारतीय टीम में चयन हुआ है। ठीक है, तो सुधांशु बिष्ट जी का संबंध दोस्तों तीरंदाजी से, किससे इनका संबंध, तीरंदाजी से है, और इनका अभी हाल ही में जूनियर भारतीय टीम में चयन हो गया है। अब दोस्तों यहां से आपको ना एक प्रश्न और कर लेना है, ठीक है, क्या, कि राष्ट्रीय तीरंदाजी खेलकूद
प्रतियोगिता, याद रखना है क्या, राष्ट्रीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देहरादून में किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने नोट करना भूल गया हूँ, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों कहाँ पे, देहरादून में। और ये क्या है, 41वें जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता होने वाली है। ठीक है, और उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया जा रहा है भारतीय तीरंदाजी संघ की ओर से, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, देहरादून में किया गया है उत्तराखंड के। और ये क्या है, 41वीं जूनियर खेल प्रतियोगिता है या तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के कितने जो प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो उत्तराखंड के 4 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। और देहरादून में इसका आयोजन 13 से 16 मार्च के बीच में किया गया था। ठीक है, तो याद रखना आपको दोस्तों, क्या, राष्ट्रीय तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता देहरादून 13 से 16 मार्च में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें उत्तराखंड के कमलेश कुमार, अनिल कुमार, शांतेश्वर और पंकज कुमार ने प्रतिभाग किया हुआ है। और इसी के साथ सुधांशु बिष्ट जी का संबंध भी किससे है, तीरंदाजी से है। ठीक है, यहीं से आपसे वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कमलेश कुमार का संबंध किससे है, अमित कुमार का किससे है, पंकज कुमार का किससे है, या फिर शांतेश्वर कुमार का संबंध किससे है, तो वो तीरंदाजी से ही है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों राष्ट्रीय तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता जरूर याद रख लीजिएगा, 13 से 16 मार्च से देहरादून। अगला प्रश्न कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की ओर से पुलिसिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो एसपी लोकजीत सिंह और आईपीएस तृप्ति भट्ट जी को फिक्की की ओर से पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की ओर से पुलिसिंग अवार्ड से उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, एसपी लोकजीत सिंह और आईपीएस तृप्ति भट्ट जी को। इनको क्यों सम्मानित किया गया पुलिसिंग अवार्ड से, क्योंकि कोरोना काल के दौरान इन्होंने काफी मेहनत से अपनी ड्यूटी करी थी, काफी शिद्दत से अपनी तबियत खराब होते हुए अपने परिवार को छोड़ते हुए भी ड्यूटी करी थी। वैसे तो सभी कोरोना वॉरियर्स ने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन इन दोनों को स्पेशली अवार्ड दिया गया पुलिसिंग अवार्ड का। ठीक है, और वर्तमान में ये लोकजीत सिंह जी एसपी के पद पर तैनात है और तृप्ति भट्ट जी वर्तमान में उत्तराखंड का आईपीएस के पद पर तैनात है, जिन्हें फिक्की द्वारा पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस शहर को ऑरेंज सिटी बनाए जाने हेतु जनमत संग्रह किया जा रहा है, तो ऋषिकेश को ऑरेंज सिटी बनाए जाने की बात चल रही है। ठीक है, और अभी तक जनमत संग्रह हो रहा है। अगर जनमत संग्रह पास हो जाता है तो ऋषिकेश का एक नाम आपको ऑरेंज सिटी भी देखने को मिल सकता है, इसलिए याद रखना आपको ये पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारतमाला ब्रूते एक समीक्षात्मक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारतमाला ब्रूते एक समीक्षात्मक अध्ययन पुस्तक के लेखक है डॉक्टर दीपक नवानी जी, जिनका संबंध देहरादून से है। इसलिए पॉइंट इंपोर्टेंट है कि भारतमाला ब्रूते एक समीक्षात्मक अध्ययन संस्कृत को लेकर ही पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर दीपक नवानी जी हैं। अगला प्रश्न कि फूलदेई, फूल संक्रांत या फुलारी त्योहार या पर्व कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह के आगमन पर दोस्तों, चैत्र की प्रथम तिथि को हमारा फूलदेई पर्व, फूल संक्रांत पर्व या फिर फुलारी त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, फूलदेई, फुलदेई, चम्मादेई, देवकार, जम्बकार, और ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि फूलदेई उत्तराखंड में क्या है, तो त्योहार है और कब मनाया जाता है, चैत्र माह के आगमन पर। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5/8 गोरखा राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 5/8 गोरखा राइफल्स ने हाल ही में अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। और 5/8 गोरखा राइफल्स की स्थापना 15 मार्च 1941 को कहाँ पे, देहरादून में हुई थी, और इन्होंने ही हाल ही में अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि 5/8 नहीं दोस्तों, गोरखा राइफल्स का स्थापना कहाँ हुई, 15 मार्च 1941 को देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट के तहत कितने ब्लॉकों को जैविक ब्लॉक घोषित करेगी, तो 10 ब्लॉकों को दोस्तों जैविक ब्लॉक घोषित करने की घोषणा करी है उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो याद रखना दोस्तों, अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य को किस राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो जैविक राज्य के रूप में उत्तराखंड को विकसित किया जा रहा है। और उसी जैविक राज्य के रूप में विकसित करने हेतु उत्तराखंड सरकार ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट के तहत कितने ब्लॉकों को जैविक घोषित करेगी, 10 ब्लॉकों को जैविक ब्लॉक घोषित करेगी। कभी कभी दोस्तों देखिए इतने अच्छे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड राज्य को किस प्रकार का राज्य बनाए जाने की घोषणा की जा रही है, तो जैविक राज्य बनाए जाने की घोषणा की जा रही है। इसी के तहत 10 ब्लॉकों को जैविक ब्लॉक के घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न कि स्वच्छ शहरों के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण में अटल निर्मल नगर पुरस्कार में उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रथम स्थान पर रहा है, तो अगर बात करें स्वच्छ शहरों के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण में अटल निर्मल नगर पुरस्कार में
उत्तराखंड का देहरादून दोस्तों क्या प्रथम स्थान पर रहा है। किसमें दोस्तों? नगर निगम में। अगर बात करें नगर पालिका में तो मुनिकीरेती और नगर पंचायत में गोखीमठ प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो अटल निर्मल नगर पुरस्कार में प्रथम स्थान देहरादून का, अटल निर्मल नगर पालिका पुरस्कार में प्रथम स्थान मुनिकीरेती का और अटल निर्मल नगर पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान है गोखीमठ का। याद रखना आपको। अगला प्रश्न कि उत्तराखंड राज्य परिषद द्वारा CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य परिषद द्वारा CII यानी कि भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष दोस्तों विपुल डावर को नियुक्त किया गया है और भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष सोनिया गर्ग को नियुक्त किया गया है उत्तराखंड राज्य परिषद के द्वारा। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों क्या, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य परिषद द्वारा CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विपुल डावर जी को उत्तराखंड के हिसाब से और उपाध्यक्ष सोनिया गर्ग जी को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कप का आयोजन दोस्तों देहरादून में किया गया है 6 से 13 मार्च के मध्य में। तो उत्तराखंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कप देहरादून। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जनपद को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या किया जाएगा? तो पिथौरागढ़ जनपद को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शताब्दी एक्सप्रेस के AC कोच में आग लग गई थी। यह ट्रेन किन स्थानों के बीच में चलती है? तो दिल्ली और देहरादून के मध्य में दोस्तों ट्रेन चलती है जिसके लास्ट डिब्बे में आग लग गई थी। काफी विवादित मुद्दा चला था, इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ? देहरादून से दिल्ली। अगला प्रश्न है कि कोरोना काल में पर्यटन को गति देने हेतु उत्तराखंड राज्य ने किस राज्य के सहयोग से इंडिया ट्रैवल मार्ट ITM का आयोजन किया है? तो उत्तराखंड जो पर्यटन विभाग है या पर्यटन निदेशालय है उसने गुजरात पर्यटन विभाग के साथ मिलकर दोस्तों ITM यानी कि इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया है। याद रखना आपको ये पॉइंट कि पर्यटन को गति देने हेतु उत्तराखंड राज्य ने किस राज्य के सहयोग से इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया है? तो गुजरात राज्य के सहयोग से और गुजरात पर्यटक विभाग के सहयोग से। अगला प्रश्न कि भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 14 को। याद रखना दोस्तों आपको क्या कि भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये जाएंगे 14। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आजादी के नाम से अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे देहरादून और अल्मोड़ा में डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न हो जाएगा उत्तराखंड में अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून और अल्मोड़ा में। 12 मार्च से इस अमृत महोत्सव को शुरू किया गया था मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा। तो आजादी के नाम से यह महोत्सव शुरू किया गया। आजादी के नाम से अमृत महोत्सव आयोजन देहरादून और अल्मोड़ा में। डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून और अल्मोड़ा में। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में यूनानी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो पिरान कलियर हरिद्वार में यूनानी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और कई स्थानों पर दोस्तों उत्तराखंड में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की भी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, देश के पहले हाइपर कंजर्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डाटा सेंटर कहाँ खोला गया है? तो देश के पहले हाइपर कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डाटा सेंटर कहाँ खोला गया दोस्तों? देहरादून में खोला गया है। इतने पॉइंट आपको इस मार्च मंथ के करंट अफेयर से उत्तराखंड में याद रखते हैं। अब दोस्तों देखिए उत्तराखंड के कितने भी एग्जाम्स हो हर एग्जाम में एक प्रश्न तो सेम रहता है कि दिवस। इसलिए मैंने जनवरी से क्या किया हुआ है कि आपको दिवस भी मैं कवर कराते हुए चल रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर दिवस पूछे जाए तो आप उसे गलत ना करें। तो सबसे पहले आपको मार्च माह के दिवस, ये सभी दिवस याद होने चाहिए क्योंकि काफी ये महत्वपूर्ण है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। VVIMP है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस भी दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस, ये भी दोस्तों शिक्षपाल के एग्जाम पेपर में पूछा गया है, कब मनाया जाता है? 20 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा विश्व वन दिवस या वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो 21 मार्च को दोस्तों विश्व वानिकी दिवस या फॉरेस्ट डे या वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विकलांग दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। तो 21 मार्च को ये 3 दिवस याद रखने हैं, विश्व वानिकी दिवस, विश्व विकलांग दिवस और विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस, तीनों 21 मार्च को मनाए जाते हैं। 20 मार्च को 2 दिवस आपको याद रखने हैं, विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को मनाई जाती है। अगला और इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विश्व थिएटर दिवस या रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस या रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पता है कि मार्च में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यहाँ पे इंपोर्टेंट ही रखे हैं, अगर आप अन्य दिवसों को भी जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मार्च मंथ का करंट अफेयर्स हो जाता है कंप्लीट। और अगर आपने इससे पहले के करंट अफेयर्स नहीं देखे ना तो आपको वो जरूर देख लेने हैं, इसी तभी आपका फायदा होगा, वरना दोस्तों एग्जाम में आपको नुकसान हो सकता है। और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वीडियोस फॉलो कीजिए, उतना सफिशिएंट है दोस्तों। और हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में काफी सारी अन्य वीडियोज भी पड़ी हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और वहां से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उनमें भी काफी अच्छा डाटा आपको प्रोवाइड करे जाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अगला दोस्तों आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उत्तराखंड के बजट के बारे में, ठीक है। तो बजट के बारे में आपको याद रखना है उत्तराखंड से कि कितना बजट, जैसे हमने बात की थी कैंपा योजना के तहत 215 करोड़ का बजट पास हुआ है, ठीक है। तो इसी के तहत आपको ये पूरा याद रखना है दोस्तों कि 57,400 करोड़ का टोटल बजट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा पेश किया गया। कितना राज्य में रुपया आता है, कितना जाता है, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। ये देखिए कितना राज्य में पैसा आता है, ये आप फिगर से देख सकते हैं, ठीक है। कि किस क्षेत्र में कितना आता है, कि स्वयं का राजस्व कर 22.11%, कर राजस्व 5.71, ये सारी डाटा आप नोट कर लीजिएगा। एक बार बस दोस्तों देख के चले जाइएगा, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा ना, क्योंकि कैंपा योजना पूछा गया है तो हो सकता है कि डायरेक्टली और चीजें भी पूछ दी जाए। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के 2021-22 के बजट में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए कितना बजट प्रस्तुत किया गया है, तो देखिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए 25 करोड़ का बजट पेश किया गया है। कितना, 25 करोड़ का। ऐसे प्रश्न देखिए, जमरानी परियोजना के लिए कितना, 240 करोड़ का। सौंग बांध परियोजना के लिए कितना, 150 करोड़ का बजट रखा, ठीक है। हरिद्वार और ऋषिकेश को पूरी सीवरेज योजना के दायरे में लाने के लिए 180 करोड़ का बजट रखा गया है। तो ये सारी चीजें ना आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है, और इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये बिंदु भी पढ़ लीजिएगा कि 2021-22 के लिए 57,400.32 करोड़ का बजट पारित किया गया। कुल प्राप्तियां हुई है 57,024.22 करोड़। 114.93 करोड़ का राजस्व सरप्लस रहने की संभावना है। कुल व्यय 44,036.32 करोड़ राजस्व लेखे और 113,364.01 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है। तो ये सारी चीजें ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ब्याज भुगतान पर इतना करोड़, ठीक है, और वेतन भत्तों पर इतना करोड़। बस नॉर्मली एक बार देख लीजिएगा और ये न्यूज पढ़ लीजिएगा कि कोरोना संकट के कारण बजट पेश किया गया 2021-22 का 57,400 करोड़ का कर मुक्त और राजस्व सरप्लस बजट पेश किया गया है, ठीक है। विकास कार्यों खासतौर पर सड़क और पुलों के निर्माण व रखरखाव के लिए बजट पोर्टली खोल दी गई है। लोक निर्माण कार्यों के लिए 2,369 करोड़ का बजट रखा गया। देखिए ऐसे प्रश्न में जाएगा कि लोक निर्माण कार्यों के लिए कितना बजट प्रस्तुत किया गया है, तो 2,639, ठीक है। 8वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त जूता और स्कूल बैग देने की घोषणा की गई है। तो प्रश्न बन जाएगा कि 8वीं तक के क्लास के लिए बच्चों को मुफ्त जूता और स्कूल बैग देने की घोषणा किस बजट के अंतर्गत की गई है, 2021-22 के बजट में की गई है। तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे देखिए शहरी क्षेत्र में हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और वंचितों समेत तमाम तबकों का ख्याल रखा जाएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण को प्रदेश सरकार ने पहला बतौर वित्त मंत्री दूसरा बजट पेश किया, ठीक है। और गैरसैंण में बजट पेश करने और तकरीबन 7 दिन तक चले विधानसभा सत्र के बाद कोरोना महामारी ने हालात तेजी से बदल दिए थे। पिछली बार की बात की गई है। कितना बजट देखिए, इतना बजट टोटल पेश हुआ है, कितना घाटा हुआ है, क्या राजस्व हुआ है, परंपरागत कृषि योजना के तहत कितना बजट हुआ है, गन्ना मूल्य के लिए कितना बजट पेश किया गया है, सहायक अनुदान कितना है, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है। चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कौन कौन सी नई घोषणाएं हुई है, जैसे कि शैक्षिक सुधार और एडीबी के विकास के लिए 39.70 करोड़ खर्च होंगे। चौखुटिया में हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए इतने करोड़ का
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम और उन्नयन योजना के संचालन कितने इतने करोड़, प्रत्येक पंचायत में भवन की व्यवस्था के लिए 20 करोड़, किसाऊ, लखवाड़, त्योड़ी, आराकोट जल विद्युत परियोजना के लिए 30 करोड़। तो ऐसे प्रश्न आपसे ना कुछ भी बन जाएगा यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो एक बार आप इन चीजों को ना मोटा मोटा देख लीजिएगा कि किस प्रकार का प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इन चीजों को नोट कर सकते हैं। देखिए ये वाला चार्ट आप देख लीजिएगा एक, और दूसरा आप ये प्रमुख बिंदु देख लीजिएगा कि क्या क्या है। बाकी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को यार लाइक जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, करंट अफेयर्स का पूरा संकलन लाया जा रहा है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कहीं ना कहीं आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद आप लोगों का बहुत।